हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज हम हिंदी की कंप्लीट मैराथन क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी खत्म हो जाएगी। बस आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आज आप हिंदी में 100 नंबर पक्के करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि पूरी हिंदी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में बहुविकल्पी आएंगे 10 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इन चार में से, जैसे चिंतामणि, पंच परमेश्वर, कुटज या फिर चंद्रकांता, तो निम्न में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? तब आपका सही जवाब हो जाएगा कुटज। ठीक है, कुटज किसकी रचना है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या जहां पर भी आए वहां पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं? आत्मकथा के लेखक है। मतलब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तब आपको बताना है आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हैं, तो कौन से लेखक हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो आपको बताना है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब जैसे पूछता है किस विधा की रचना है, तब बताना है कि आत्मकथा विधा की रचना है। समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ठीक है, आवारा मसीहा क्या है, किस विधा की रचना है? तो आपका जवाब हो जाएगा जीवनी विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर यहीं पर पूछा जाए कि आवारा मसीहा किसकी रचना है या आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तब आप बताएंगे विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, आपको याद रखना है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तब जीवनी बताएंगे। किसने लिखा है, तब विष्णु प्रभाकर बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आता है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अग्नि की उड़ान जो पुस्तक है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, सभी को समझ में आ गया? तो ये 5 है गद्य खंड से बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद पद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब देखिए पद्य खंड के 5 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक इसी प्रकार से आपको पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा। ठीक है, देखिए पद्य खंड में सबसे पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है।
यानी रीतिकाल की सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? जैसे राज प्रशस्ति है, रीति निपुणता है, श्रृंगारिता है या नीति है। तो रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? श्रृंगारिता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आप लोग अभी के भी रट लीजिए, ये आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट जी थे। कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी राम की शक्ति पूजा कविता है। अगर पूछा जाएगा किस विधा की रचना है, तब आप बताओगे काव्य विधा की रचना है। ठीक है, और किसने लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। समझ गए? इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, मतलब एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी की तैयारी करके चलना है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। क्वेश्चन दिया जाता है, अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। जैसे अष्टछाप के कवि नहीं है, तो कौन नहीं है ये बताना है। जैसे ईश्वर दास इसमें अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, परमानंद दास गोस्वामी यानी गोविंद गोस्वामी, नंददास, ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कौन है, तब इनमें से एक आपको बताना है। ठीक, और नहीं है तब ईश्वर दास नहीं है। इस प्रकार से हर टाइप की तैयारी आपको करनी है। एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे, आपको जवाब आना चाहिए। समझ गए? उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आता है, साहित्य और समाज के लेखक हैं। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो साहित्य और समाज के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, जैसे 4 कवि हैं, कन्हैयालाल मिश्र, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, महादेवी वर्मा और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसमें हर कवि के 2-2 कृतियां या फिर 2-2 रचनाएं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जैसे महादेवी की 2 कृतियां, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और कन्हैयालाल मिश्र की 2-2 कृतियां आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इससे आपकी ही तैयारी मजबूत होगी। कोई भी रचना पूछा जाएगा तो आप लोग कर लोगे, है ना? तो इसलिए आपको इनकी कमेंट में कृतियां बतानी है। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हिंदी में पहले नंबर पे आता है 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये भी 10 नंबर का आएगा गद्यांश, और फिर आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, वो भी 10 नंबर का। ठीक है, तो हमने बहुविकल्पी तैयार कर लिए। अब बात करेंगे गद्यांश और पद्यांश को हल करने की ट्रिक के बारे में। ठीक है, कैसे गद्यांश को हल करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको गद्यांश दिया गया है। जैसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो गद्यांश दिया गया है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है।
इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, तो ये है आपका गद्यांश। अब इस पर आधारित 5 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उनको कैसे हल करना है चलिए समझते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपको मिलता है, यानी उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया? भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। तो वही आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक भाषा और आधुनिकता है और तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। तो ये समझ गए पहला क्वेश्चन, यानी शीर्षक यानी पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगर इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे तो समझ लीजिए 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, भाषा किसका अटूट अंग है? क्या कहा गया कि भाषा किसका अटूट अंग है? ठीक, तो पहले गद्यांश को पढ़िए। लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है ना? तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि भाषा संस्कृत का अटूट अंग है। ठीक है, अगर इतना भी लिख सकते हो तो ठीक है, इतने में भी नंबर मिल जाएंगे। बट आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि भाषा संस्कृत का अटूट अंग है। भाषा किसी भी संस्कृत का महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है। भाषा समाज में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। कुछ भी आप इस प्रकार से उसके बारे में लिख सकते हो। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो बस आप यही लिख दीजिए, भाषा संस्कृत का अटूट अंग है, जो गद्यांश में दिया गया है। क्या दिया है? भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। ठीक है, इतना भी लिख दोगे तब भी आपका आंसर पर्याप्त माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, किसकी गति विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है? ठीक है, किसकी गति जो है विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है? तो गद्यांश को पहले देखिए, तो पहले गद्यांश को देखिए। लिखा है, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी? संस्कृत की। मिल गया ऐसा? तो हम यही लिख देंगे कि संस्कृत की गति विज्ञान के साथ जोड़ी जाती है। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको हल करना होता है, यानी कि पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर गद्यांश को देखिए, उसमें इसका आंसर जहां से भी मैच खाए वहीं से उठा के लिख दीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे क्वेश्चन दिया गया है, सांस्कृतिक हलचलें किसके लिए पर्याप्त नहीं है? ठीक है, तो इसमें पहले पढ़िए कि यहाँ से देखिए, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। तो ये आपका आंसर मिल गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर सेम लिख दोगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर निकालना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जितना ये अंडरलाइन किया जाता है इसको आपको व्याख्या करनी होती है। जैसे भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, इसका क्या मतलब है कि भाषा जो है किसी भी संस्कृत का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है और भाषा समाज में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन होता है। बस इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी होती है, तो आप समझ लीजिए 2 नंबर आपके यहाँ से भी पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको गद्यांश हल करना है, चाहे वो गद्य खंड से आए चाहे वो पद्य खंड से आए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पद्य खंड वाला भी करके देखते हैं तो चलिए वो भी बता देते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। तो देखिए, सबसे पहले पद्यांश आपको दिया गया है, इसको पढ़िए। पद्यांश है, बैठी खिरना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आंसू आके दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से,
संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। यानी प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इस प्रकार से आपको दिया गया है पवन दूतिका नामक पाठ से, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी हैं। कह रहा है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। यानी एक दिन राधिका जी जो थी वो उदास मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और आंसू आके दृग युगल में थे धरा को भिगोते। यानी उनके आंखों से आंसू जो टपक रहे थे वो धीरे धीरे आंसू निकल करके धरती को भिगो रहे थे। यानी धरती धरा मतलब पृथ्वी को भिगो रहे थे। बस इस रेखांकित अंश का मतलब यही होता है। ठीक है, फिर इसको अगर आप लोग पढ़ोगे तब इसका पूरा आंसर निकल आएगा। फिलहाल हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको हर वर्ड का मीनिंग बता सके, है ना। तो चलिए सीधा पद्यांश को हल करते हैं, फिर आंसर बताते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा। तो इसमें आपको पता चल गया है कि कौन संदेश नहीं भेजा है, तो श्री कृष्ण जी नहीं भेज रहे हैं ना, तो वही लिख देंगे, मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाए बस उतना ही जवाब आपको देना है। उसके बाद आता है, संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है कि श्री कृष्ण के लिए वो इस प्रकार के शब्द प्रयोग कर रही है ना, तो वही लिख देंगे, संदेश प्रेषिका ने नव जलद से कंज से नेत्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। समझ गए। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसका जवाब कुछ क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। यानी जो गद्यांश दिया गया है इसमें से ही ढूंढ करके आपको लिखना होता है। समझ गए। उसके बाद में जैसे दिया गया है, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ लिखिए। बावली और अल्प दो शब्द प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो बावली का अर्थ होता है पागल और अल्प का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अर्थ भी लिख देना है। फिर जैसे अगला क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित किया गया है उसकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी होती है। तो इसमें रेखांकित अंश किया गया, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली धरा को भिगोते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक दिया गया है। तो इसका मैंने अर्थ बता दिया है कि जब वो एक दिन अपने घर में उदास मन से बैठी हुई थी अकेली, तब उनके आंखों से आंसू निकल के धीरे धीरे धरती को भिगो रहे थे। बस यही इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना है। समझ गए। इसी प्रकार से आपको पूरा गद्यांश हल करना होता है। एक क्वेश्चन आता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए या कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक हो जाता है पवन दूतिका और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गद्यांश और पद्यांश हल करने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, ट्रिक बता दिया किस प्रकार से हल करना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना गहराई से पढ़ पाते हो और कैसे इसको हल कर पाते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें आते हैं महत्वपूर्ण जीवन परिचय। कौन कौन से हैं, लेखक में और कवियों में। ठीक है, 2 जीवन परिचय आएंगे 10 नंबर के। पहला लेखकों में आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। 2 में से कोई दोनों तैयार कीजिए, एक जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कवियों में भी आपको 2 तैयार करने हैं, पहला महादेवी वर्मा और दूसरा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, 2 में से कोई ना कोई एक आपको हर हालत में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देख लेते हैं जीवन परिचय, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखते हैं कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं हिंदी भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म वर्ष 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, फिर लिखते हैं संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। यानी इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। ठीक है, वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 से 1950 तक ये ज्योतिषाचार्य शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। ठीक है, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखना है। ये आप लोग धीरे धीरे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी में इसको करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियां हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन होते हैं। ठीक है, फिर लिखना है हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। ठीक है, फिर इसमें कुछ उनकी कृतियां लिख देनी होती हैं, तब आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, कृतियों में निबंध है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह और कल्पलता। ठीक है, तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। फिर आते हैं उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा, ये है इनके उपन्यास। ठीक है, फिर आते हैं संपादन, नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके निबंध है, उपन्यास है और संपादन है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करेंगे अगले कवि की। तो कवि है सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय और आगे संस्कृत खंड से। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए यहीं पर रखते हैं। अगर अगली वीडियो चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।